Hello student, we are providing St. Angel online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 8 and today topic is NCERT in text question. In this video I will discuss here some question of the NCERT. So now you see question. First is here question: silver atoms has completely filled d orbitals 4d10 in its ground state. How can you say that it is a transition elements? जैसा कि तुम जानते हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो डेफिनेशन है वो ये है कि उसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है। डी जो होता है वो D1 से लेके D9 तक रेंज करता है। एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होना चाहिए, 1 से लेके 9 तक डी का कन्फिक्शन होना चाहिए। तो कहता है क्या कि सिल्वर का जो आपका ऑक्सीडेशन जो कन्फिक्शन है वो 4d10 है। फिर भी इसको हम क्या, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कंसीडर करते हैं? तो देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है यदि उसको हम देखें तो कहता है कि किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट पर यदि वो डी इनकम्प्लीट दिखाता है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर होगा। सिल्वर ग्राउंड स्टेट में तो आपको क्या दिखा रहा है, D10 दिखा रहा है, लेकिन जब आपका सिल्वर क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब Ag +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इसका कन्फिक्शन हो जाएगा 3d9, और 3d9 जो है वो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है। यही कारण है कि सिल्वर आपका क्या होगा, एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर होता है। तो आपको इसको यही लिखना पड़ेगा कि इन ग्राउंड स्टेट सिल्वर हैज 4d10 complete filled d orbital, but in +2 oxidation state it gives 3d9 confiction, and in this confiction it has incomplete d orbital. That is why silver considered as a transition elements. Second question is here: in the series scandium to zinc, the enthalpy of atomization of zinc is the lowest. Why? क्वेश्चन क्या कर रहा है क्या कि जो आपका जो सीरीज होता है, फर्स्ट सीरीज जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक का जो फर्स्ट सीरीज है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, स्कैंडियम से जिंक तक, मीन्स एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक वो रेंज करता है। कहता है क्या, इस पूरे सीरीज में जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है वो जिंक का सबसे लोएस्ट होता है। ऐसा क्यों? तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एक्चुअली होता क्या, यदि हम इसको समझ लें तो आसानी से हम इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है, द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द आइसोलेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। तो किसी भी क्रिस्टल सॉलिड से 1 मोल एटम्स को निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ेगा दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिसको हम डेल्टा H0 से इंडिकेट करते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड करेगा मेटेलिक बॉन्ड के ऊपर कि कितना स्ट्रोंगर मेटेलिक बॉन्ड है। तो जितना स्ट्रोंगर मेटेलिक बॉन्ड होगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उतना ही हाई होगा। तो यदि हम स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं, स्कैंडियम से जिंक तक यदि आप जाओगे तो आप कन्फिक्शन क्या पाते हो कि स्कैंडियम का जो कन्फिक्शन होता है 3d1, आर्गन 18 3d1 4s2। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चला जाता है, और जिंक में जो कन्फिक्शन, जिंक का जो कन्फिक्शन है वो आर्गन 3d10 4s2। तो जिंक में यदि आप देखें तो डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, जबकि इससे पहले जो भी एलिमेंट्स होगा उसमें D1 D2 D3 D4 लाइक अप टू D9, मीन्स जितने भी एलिमेंट्स होगा सब में क्या होगा, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होगा। और जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी में है, जैसे इसमें D1 है, यदि आप मैंगनीज का देखो तो D5 है, मीन्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, मेटेलिक बॉन्ड। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ही फ्रिक्वेंटली वो स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन जिंक के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मेटेलिक बॉन्ड क्या हो जाएगा, सबसे लोअर मेटेलिक बॉन्ड होगा, सबसे लोएस्ट मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा ये। तो मेटेलिक बॉन्ड जब लोएस्ट होगा तो इससे एटम को निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। आपको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा टू आइसोलेट द 1 मोल ऑफ एटम्स। यही कारण है कि एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट। पूरे सीरीज में सबसे लोएस्ट इसलिए होता है, रीजन आप क्या लिखोगे, बिकॉज zinc has completely failed d orbital, therefore it forms lower metallic bond. That is why zinc has lowest enthalpy of atomization. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लीजिए, नाउ सी which of the third series transition metal exhibit the largest number of oxidation state and why। कहता है क्या कि 3D सीरीज मतलब फर्स्ट सीरीज में यदि आप देखो तो कहता है क्या कि सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा। कह रहा है कि विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एक्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका सिंपल रीजन है कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो हम क्या पाते हैं, किसी भी सीरीज का जो मिडिल एलिमेंट्स होता है, जैसे स्कैंडियम से जिंक, तो इसका मिडिल एलिमेंट्स क्या है, Mn है। तो Mn में यदि आप इसका कन्फिक्शन लोगे तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d5 4s2। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल में। अब इसके आगे यदि हम देखें तो Fe, तो इसका कन्फिक्शन क्या हो जाएगा 3d6। फिर एक बार क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया, अब इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। फिर क्या हो जाएगा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब धीरे धीरे पेयर्ड होना शुरू हो जाएगा। और स्कैंडियम से मैग्नीज तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चला जाएगा। तो जो मिडिल एलिमेंट्स होता है, मिडिल एलिमेंट्स उसमें क्या होता है, आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है डी ऑर्बिटल में। यही कारण है कि जो मिडिल एलिमेंट्स होता है उसका सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यदि आप मैग्नीज का देखें तो ये +2 से लेके कहाँ तक रेंज करेगा, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जाता है। क्यों, क्योंकि मैग्नीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है। तो रीजन इसका यही होगा। तो क्वेश्चन आप देखो, विच ऑफ द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एक्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई। तो इसका आंसर हो जाएगा मिडिल एलिमेंट्स लाइक मैग्नीज। बिकॉज रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, दैट इज वाई इट शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द इनोड वैल्यू फॉर द कॉपर इज पॉजिटिव। What is the property of the the inode value of the copper is positive। आपको वैल्यू गिवन है 0.34। What is the possibly the reason for this? What is the possibly the reason for this? दिया हुआ आपको रीजन बताना है कि क्या पॉसिबल रीजन होगा कि जो कॉपर होता है उसका क्या है, मोस्ट पॉजिटिव इनोड वैल्यू होता है। तो पहले हम ये देखें कि इनोड वैल्यू एक्चुअली होता क्या है। यदि हम इनोड वैल्यू की बात करें तो इनोड वैल्यू क्या होता है। तो इनोड वैल्यू आप ये जानते हो कि यदि इनोड वैल्यू यदि हम कॉपर का निकालना चाहें, कॉपर 2+/कॉपर, तो हम कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअली इनोड वैल्यू क्या होता है, इज सम ऑफ द फर्स्ट सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, एटमाइजेशन इंथैल्पी एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी। इनोड वैल्यू क्या होता है, ये आपका सम है किसका, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, एटमाइजेशन इंथैल्पी एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी का। यदि इस चारों इंथैल्पी को सम कर दें तो क्या निकल के आ जाता है आपका, तो आ जाता है इनोड वैल्यू। अब आप देखो क्या होता है कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड एटमाइजेशन इंथैल्पी, ये जो तीनों इंथैल्पी है इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। इस मतलब आप क्या कह सकते हो कि ये एंडोथर्मिक होता है। तो
तो इसके लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि सिस्टम का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका पॉजिटिव होता है। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है कि इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, तो ये सिस्टम क्या करता है, सराउंडिंग को एनर्जी देता है, तो इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड एटमाइजेशन इंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब क्वेश्चन उठता है क्या कि जो ई नॉट वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा इस वैल्यू के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। यदि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, जो किसका वैल्यू है, फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड एटमाइजेशन इंथैल्पी, ये जो तीनों है, तीनों का जो सम है, यदि ये ग्रेटर हो जाए हाइड्रेशन इंथैल्पी से, तो ई नॉट वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कॉपर के केस में क्या होता है कि जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है वो लेस नेगेटिव होता है, हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर इज लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड एटमाइजेशन इंथैल्पी। मीन्स हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड एटमाइजेशन इंथैल्पी का जो वैल्यू है वह क्या होता है, लेसर होता है देन द हाइड्रेशन इंथैल्पी। मीन्स हाइड्रेशन इंथैल्पी में ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है उसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, मीन्स इसका लेस निगेटिव हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है, जो आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड एटमाइजेशन इंथैल्पी को कंपनसेट नहीं कर पाता है। तो जब ये लेस वैल्यू होगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जब ये तीनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा हाइड्रेशन इंथैल्पी से, तो ई नॉट वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कॉपर का जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है वो लेस निगेटिव होता है देन द less negative, therefore it cannot compensate the sum of the first ionization enthalpy, second ionization enthalpy and atomization enthalpy. That is why copper has the positive E naught value. Thank you.